ग्रुप ऑफ कॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीएड प्रथम वर्ष के अंतर्गत हमारा जो पहला पेपर होता है समकालीन भारत एवं शिक्षा, उसका अध्ययन करेंगे और उसमें भी जो हमारी ब्रिटिश कालीन शिक्षा चल रही थी उसके अंतर्गत जो एक राष्ट्रीय चेतना का विकास या राष्ट्रीय शिक्षा की मांग का एक चैप्टर आता है उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। आज हम उसमें पढ़ेंगे कि हमारी राष्ट्रीय शिक्षा का जो विकास है वो किस किस तरह से किया गया है, कैसे कैसे उसमें किन किन चरणों से होकर के हमने कौन से प्राथमिक विद्यालयों की संख्या बढ़ाई है, कितने हमारे माध्यमिक विद्यालय बढ़े हैं, कितने हमारी उच्च शिक्षा के केंद्र बढ़े हैं यानी कि डिग्री कॉलेज बढ़े हैं, उनके नाम क्या क्या रखे गए थे, है ना। जब राष्ट्रीय शिक्षा चेतना की बात आती है तो राष्ट्रीय शिक्षा चेतना जो है वो राष्ट्रीय आंदोलन के साथ में ही जुड़ी हुई थी और उसके आधार पर फिर जो है जो यहाँ के शिक्षाविद थे, जो यहाँ के नेता लोग थे, उन्होंने प्रयास किया है कि क्यों ना हम भारत में जो है अपनी राष्ट्रीय शिक्षा को लेकर के चलेंगे। उन्हीं के द्वारा हम जो उन्होंने जो प्रयास किया गया है उस प्रयास को ही राइटर ने अपनी किताबों में इसको लिखा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो 1905 का जो हमारा जो समय था बंगाल विभाजन का, उसी के बाद में ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो 1905 से लेकर के 1921 तक जो है दो प्रकार की शिक्षण संस्थाएं का जो है जन्म हुआ है। एक तो राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं का जन्म हुआ है, उनकी प्रगति हुई है, और दूसरे सामान्य शिक्षण की जो संस्थाएं थी उनकी प्रगति हुई है। तो उनको हम दो भागों में बांट करके लेकर के चल रहे हैं। तो उनको दो भागों में बांट करके हम पढ़ेंगे। जैसे पहला है आपका राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की प्रगति, है ना। इन राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की प्रगति के लिए जो है देश के राष्ट्रीय नेताओं ने एक राष्ट्रीय शिक्षा की रूपरेखा तैयार करने के लिए या उसको एक व्यवहारिक रूप देने के लिए एक गुरुदास बनर्जी हुए एक विद्वान लोग, गुरुदास बनर्जी, उनकी अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय शिक्षा समिति बनाई गई। उस समिति ने जो है एक राष्ट्रीय शिक्षा का एक खाका तैयार किया, एक पूरा फॉर्मेट, एक प्रारूप तैयार किया कि इस प्रकार से ये प्राथमिक शिक्षा के बारे में प्रारूप रहेगा, ये सेकेंडरी एजुकेशन का प्रारूप रहेगा, ये हायर एजुकेशन का प्रारूप रहेगा। तो उस प्रारूप के आधार पर ही फिर हम आगे चल करके उसमें देखते हैं कि उन्होंने आगे क्या क्या किया है। उस प्रारूप पे चल करके उन्होंने इसको क्रियान्वित करने के लिए जो प्रारूप बनाया है उस प्रारूप को जो है क्रियान्वित करने के लिए कम से कम, है ना, 11 जो है पश्चिम बंगाल के अंतर्गत 11 हाई स्कूल और पूर्वी बंगाल के अंतर्गत जो है 40 हाई स्कूल की स्थापना की गई। यानी कि इतने स्कूल एकदम से खोले गए। तो ड्यूरेशन क्या है हमारी 1905 से लेकर के 1921 तक का जो हमारा जो समय आता है हमारा, है ना, उसमें भी हम दो चीजों को लेकर के चल रहे हैं। एक तो प्रथम काल आएगा हमारा 1905 से लेकर के 1911 तक का, फिर हमारा 1911 के बाद का जो समय है यानी कि 1919 या 1920-21 का जो समय है वो द्वितीय फेज में आएगा, उसको हम लेकर के चल रहे हैं। तो 1905 से 1911 के बीच में जो है गुरुदास बनर्जी की अध्यक्षता में जो समिति बनाई गई थी उसका जो फॉर्मेट तैयार किया गया, उस फॉर्मेट के आधार पर पूर्वी बंगाल पश्चिम बंगाल में जो प्रगति हुई है तो पश्चिम बंगाल में 11 हाई स्कूल है और पूर्वी बंगाल में 40 हाई स्कूल जो है वो खोले गए हैं। इसके बाद में कलकत्ता में एक राष्ट्रीय कॉलेज की स्थापना की गई है। यहीं पर एक तकनीकी संस्थान यानी कि टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस की भी स्थापना की गई थी। इसके बाद आता है जो एक गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। उन्होंने भी शांति निकेतन में एक ब्रह्मचर्य आश्रम को है स्थापित किया था, जो आजकल जो है वो विश्व भारती के नाम से विश्वविद्यालय के रूप में एक प्रसिद्ध दिखाई देता है, विकसित रूप में वो दिखाई देता है। यानी कि एक पहला सा ब्रह्मचर्य आश्रम जिसको एक शांति निकेतन के नाम से जाना जाता था कि शांति निकेतन ये एक विद्यालय है ना। फिर आगे चल करके एक विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में जो है वो बंगाल में यानी कि कलकत्ता में जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित तो विश्वविद्यालय है, प्रख्यात विश्वविद्यालय है, वो एक विश्व स्तर का विश्वविद्यालय बना दिया गया है। और उसमें आज अगर हम प्रेजेंट में देखें तो बहुत सारे उसमें व्यावसायिक विषय, एकेडमिक विषय काफी सारे उसमें खोल दिए गए हैं।
जो कि एक साहित्यिक शिक्षा के साथ साथ में व्यवहारिक शिक्षा भी वो बच्चों को देता है। और उनमें एडमिशन का जो प्रारूप है बहुत ही कठिन है, बहुत ही कम बच्चे उसमें एडमिशन ले पाते हैं, यानी कि जो एक ब्रिलियंट बच्चे होते हैं उन्हीं को उस विश्वविद्यालय में एडमिशन मिलता है। नेक्स्ट इसमें आता है कि इसी समय जो हमारी प्राचीन वैदिक संस्कृति चल रही थी उसका भी उद्धार करने के लिए या उसकी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए एक स्वामी श्रद्धानंद हुए हैं, आर्य समाज के स्वामी श्रद्धानंद भी। तो उन्होंने जो है वृंदावन एक स्थान होता है, एक हरिद्वार है, तो दोनों स्थानों पर जो है गुरुकुल खोले हैं और डीएवी विद्यालय या डीएवी डिग्री कॉलेज को उन्होंने स्थापित वहां पर किया है। नेक्स्ट इसमें आता है कि 1906 में स्थापित मुस्लिम लीग, जो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई है, उसकी प्रेरणा से मुसलमानों ने भी एक अलग से अपने मुस्लिम राष्ट्रीय विद्यालयों को खोलने की इच्छा जाहिर की और उस पर काम भी शुरू कर दिया है और संस्थाएं उन्होंने स्थापित भी की है। उसके बाद हम देखते हैं कि 1910 व 1911 में आपके जो गोपाल कृष्ण गोखले हुए हैं, उन्होंने प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क बनाने के लिए जो है अपने एक्ट जो है अधिनियम जो है वो पारित किए हैं और पारित करा करके उन्होंने फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसको भेजा है। एक बार तो उनको आश्वासन दे करके कह दिया था कि इसको हम पारित कर देंगे, लेकिन वो पारित नहीं हो पाया था। फिर दोबारा फिर उन्होंने भेजा है, फिर वो दोबारा पारित हो जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारा थोड़ा सा 1911 तक का ये प्रोग्राम था। लेकिन अभी क्या होता है 1911 में जो है जो बंगाल की योजना थी, बंगाल को जब विभाजन कर दिया गया था, जिसके कारण ही ये राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की प्रगति या राष्ट्रीय आंदोलन जो है मूवमेंट हुआ है वो रद्द कर दिया गया है। यानी कि बंगाल का जो विभाजन है वो 1911 में रद्द कर दिया गया है। यानी कि अब वो दोनों पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल जो है एक कर दी गई है। तो उसी के फलस्वरूप जो है आपका जो राष्ट्रीय आंदोलन था वो भी थोड़ा शिथिल पड़ जाता है और वो भी अपना जो है दूसरे कार्यों में जो है नेता लोग वो लग जाते हैं। तो इस तरफ भी जो है ध्यान जो है थोड़ा कम हो जाता है हमारी शिक्षा की तरफ भी, जैसे पहले चल रही थी फिर धीरे धीरे वही चलती रहती है ना। इसी समय क्या होता है फिर आपका 1913 या 14 के लगभग जो है आपका है ना 1914 के लगभग जो है आपका एक विश्व युद्ध जो है, प्रथम विश्व युद्ध जो है वो शुरू हो जाता है। फिर जो हमारा जो ध्यान है हमारी राष्ट्रीय शिक्षा का या अंग्रेजों का जो ध्यान है राष्ट्रीय शिक्षा की तरफ, जो कुछ उनको करना था अपनी शिक्षा की तरफ जो है उनका ध्यान भी जो है वो दूसरी तरफ चला जाता है, उस विश्व युद्ध की तरफ चला जाता है ना। तो वहां पर भी थोड़ी सी शिथिलता उसके अंतर्गत आ जाती है। अब हम दूसरा काल का जो दूसरा फेज आता है वो हम देखते हैं लगभग 1919 का जो समय है आपका और 1921 का जो समय है, क्योंकि उस तरफ तो वो अब शिथिल पड़ गया हमारा राष्ट्रीय आंदोलन। लेकिन एक घटना फिर आती है आपकी भारत के इतिहास पर 1919 में। एक तो आपका जलियांवाला कांड जो है, जलियांवाला कांड जो है वो होता है, उसमें हजारों आदमी जो भारतीय थे वो जो आपके एक मीटिंग हो रही थी वहां पर जलियांवाला स्थान पर, तो वहां पर जनरल डायर ने जो एक गोलियां चलवाई उन पर निहत्थे व्यक्तियों पर, उनकी मृत्यु हो गई है। तो उससे क्षुब्ध होकर के है ना और एक रोलेट एक्ट जो था वो पारित कर दिया गया सरकार की तरफ से कि भारतीयों को बिना बताए ही नजरबंद कर दिया जाएगा, बिना उनका कारण बताए नजरबंद करना या उनको गिरफ्तार करना है ना, ये कहां का न्याय था। तो इन सब दोनों चीजों को लेकर के फिर एक असहयोग आंदोलन चलाया गया है महात्मा गांधी के द्वारा। और फिर महात्मा गांधी ने असहयोग के अंतर्गत ये काम किया कि अब हम सरकार को सहयोग नहीं करेंगे, उनका असहयोग करेंगे, बाइकाट करेंगे। फिर वहां पर अपना एक स्वदेशी आंदोलन फिर अपना धीरे धीरे एक मूवमेंट करता है, चलता है कि वो है ना। और उसमें फिर वही राष्ट्रीय शिक्षा की बात आती है कि राष्ट्रीय शिक्षा को ही एक उसको बढ़ावा दिया जाए, उसी के स्कूल खोले जाए या उन्हीं के स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाया जाए, है ना। तो इसी के लिए जो है महात्मा गांधी ने 1920 में सरकार के विरुद्ध तो एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ कर दिया है ना। उसमें सबसे पहले क्या हुआ कि सबसे पहले जो सरकारी विद्यालय थे उनका बहिष्कार किया गया
और राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना का प्रयास उसमें किया गया। दूसरा क्या था इसमें, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय था, है ना, अलीगढ़ विश्वविद्यालय के छात्रों ने इस अपने विश्वविद्यालय के राष्ट्रीयकरण की मांग को उठाया है। जब उसमें सफलता नहीं मिली तो मौलाना मोहम्मद अली ने अलीगढ़ में एक जामिया मिलिया इस्लामिया नामक विश्वविद्यालय स्थापित किया, जिसे फिर बाद में यानी कि 1925 के आसपास जो है वो दिल्ली जो है उसको स्थापित कर दिया गया, या दिल्ली इसका स्थानांतरण कर दिया गया, जो जामिया मिलिया विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध है। और नेक्स्ट इसमें क्या किया कि उसी का अनुकरण करके देश के अन्य भागों में भी फिर राष्ट्रीय स्कूल या राष्ट्रीय विद्यापीठ जो है बहुत सारी खोली गई है। जैसे आपकी बिहार विद्यापीठ है, जैसे आपकी काशी विद्यापीठ है, जैसे आपकी गुजरात विद्यापीठ है ना। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1922 तक राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की कुल संख्या हमारी 1257 हो गई है, यानी कि 1257 हो गई थी, और जिसमें पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की संख्या लगभग 80,463 बच्चे उसमें अध्ययन वहां पर उस समय कर रहे थे। तो ये हमने जो हमारा राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की प्रगति हुई है उसको दो फेज में हम लेकर के चले हैं। एक आपका 1905 से 1911, उसके बाद में थोड़ा शिथिलता आ जाती है इस आंदोलन में, फिर 1919 से 1921 के आसपास जो है हमने उसमें एक चीज को देखा है कि कैसे कैसे शिक्षण संस्थाओं का वहां पर बढ़ोतरी हुई है। और इन्हीं दोनों के बीच में एक आचार्य कर्वे हुए हैं, विद्वान जो थे आचार्य कर्वे, उन्होंने 1916 में जो है एक इंडियन वुमेन्स यूनिवर्सिटी को भी स्थापित किया है। तो अब हम देखते हैं सामान्य शिक्षण संस्थाओं की प्रगति जो है वो किस प्रकार से हुई है। अब सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा की तरफ अगर हम नजर डालें तो इसमें हमें पता चलता है कि सन 1905 में प्राथमिक शिक्षा के लिए सरकारी अनुदान जो 40 लाख रुपया था, उस 40 लाख रुपया से बढ़ा करके 75 लाख रुपया कर दिया गया है इसमें, यानी कि पैसा उसमें बढ़ा दिया गया प्राथमिक शिक्षा के उन्नयन के लिए, उसकी प्रगति के लिए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। और दूसरा इन्हें बताया गया कि 1917 तक 10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में एक प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया गया, यानी कि 1917 की बात आई कि 10 किलोमीटर का जो एक एरिया होता है उसमें एक प्राथमिक विद्यालय स्थापित हो गया। यहाँ पर ये इन्होंने एक काम अच्छा किया है। और उसमें बता दें साक्षरता अगर उस जमाने की करें कि 1921 तक जो है देश के सभी जो स्त्री पुरुष या बालक बालिकाएं जो पढ़े लिखे थे या साक्षरता जो थी उस टाइम जो थी 7.2% मानी गई है या बताई गई है ना। इसके बारे में आगे और चर्चा करते हैं कि प्राथमिक शिक्षा में और क्या प्रयास किया गया है, यानी कि उसमें अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के लिए कुछ भारतीय लोगों ने जो है वो प्रयास किए हैं। सबसे पहला जो था बड़ौदा नरेश का, जो गुजरात के बड़ौदा नरेश में है सयाजीराव गायकवाड़, उनका एक प्रयास रहा है। उन्होंने क्या काम किया इसमें, भारतीय शिक्षा के इतिहास में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने में महाराजा जी सयाजीराव गायकवाड़ ने सर्वप्रथम योगदान दिया है। उन्होंने 1906 में एक अधिनियम बनाया है कि इस क्षेत्र में, मेरे इस क्षेत्र में एक इस आयु वर्ग के बच्चे जो है वो प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क लेंगे और अनिवार्य रूप से वो लेंगे। और उसी से भी प्रेरित होकर के जो एक महापुरुष हुए हैं गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने भी प्रयास किया है। उन्होंने 1910 से 1911 में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया है। उसको कानून नहीं बना, एक विधेयक प्रस्तुत किया है जो कि वो फिर आगे ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस विधेयक को रखा गया है, लेकिन उन्होंने आश्वासन देकर के उसको लौटा दिया कि आगे इसको हम करेंगे, लेकिन वो पास नहीं हो पाया है। फिर उसी को देखते हुए फिर उन्होंने 1912-13 के लगभग जो है फिर वो दोबारा उसको दिया गया है, फिर वो पास हो जाता है वहां पर। और फिर इसके बाद में कुछ हमारे अनिवार्य बिल जो है शिक्षा से संबंधित अनिवार्य अधिनियम जो है वो पारित हुए हैं। वो कौन कौन से पारित हुए हैं, जैसे आपका 1911 का पंजाब एक्ट जो है वो शिक्षा के प्राथमिक शिक्षा के लिए पारित हुआ है। बंगाल
का जो एक्ट हुआ है वो 1919 में है, और फिर बिहार व उड़ीसा का जो एक्ट हुआ है वो भी 1919 में पारित हुआ है, और आपका बंबई और मद्रास का जो एक्ट है या अधिनियम है वो आपका 1920 में जो है वो पारित हुआ है। इनके प्रयासों से जो है प्राथमिक शिक्षा में अपूर्व जो है या बहुत अच्छी इसमें सुधार हुई, इसमें प्रगति हुई है, और जितने भी हमारी राज्य सरकारें थी इस शिक्षा में उन्होंने बहुत रुचि ली है, और 1917 तक इस शिक्षा के क्षेत्र में देशव्यापी प्रगति हुई है, यानी कि पूरे देश में जो है प्राथमिक स्कूलों की स्थापना हुई है। प्राथमिक स्कूलों के विषय में जो है प्रगति के बारे में जो है कुछ अधिनियम बने, कुछ विद्यापीठ बनाई गई है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्राथमिक शिक्षा में अभूतपूर्व योगदान दिया गया है या प्रयास रहा है। दूसरा अगर इसमें देखते हैं माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं के लिए क्या प्रयास किया गया है, तो इसमें हम देखते हैं कि जैसे लॉर्ड कर्जन ने भी आपका बताया था, प्राथमिक शिक्षा के बारे में बताया था, माध्यमिक शिक्षा उच्च शिक्षा के बारे में बताया था कि वहां पर विद्यालयों की कमी है, या जितने हम बच्चों से मिलते हैं उनमें बहुत कम बच्चे कहते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, और लड़कियां तो बहुत ही कम कहती हैं। उनमें से 40 लड़कियों में से अगर हम पूछते हैं आप कितनी पढ़े लिखे, तो मुश्किल से एक लड़की ही कहती है कि मैं सिर्फ यहाँ पर किसी भी तरह से पढ़ लिख लेती हूँ, है ना। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो उनके प्रयासों से भी जो उन्होंने अपने सुझाव दिए थे, फिर 1913 का एक सरकारी प्रस्ताव पारित हुआ था, उसमें भी माध्यमिक शिक्षा के ऊपर कुछ बातें बताई गई, सुझाव दिए गए थे, है ना। तो जिसके फलस्वरूप हम देखते हैं कि जो हमारे विद्यालय 1905 में माध्यमिक विद्यालयों की अगर बात करते हैं, जो 1905 में हमारे माध्यमिक विद्यालय मुश्किल से 5124 थे, और उनमें पढ़ने वाले जो विद्यार्थियों की संख्या थी वो थी आपकी 5,90,129। वो आगे आपके 1920 में जो बढ़ करके विद्यालयों की संख्या तो हो गई आपकी 7,530 विद्यालय, यानी कि 7,530 विद्यालय हो गए, और पढ़ने वाले जो विद्यार्थी है आपके वो आपके 11,16,000 आपके 403 बच्चे वहां पर अध्ययनरत पाए गए हैं, यानी कि उसके डबल हो गए, डबल से भी और थोड़ा सा ज्यादा हो गई है। तो इनमें आगे क्या हुआ है, यानी कि विद्यालय बढ़ गए। अब विद्यालयों की जो प्रगति हुई है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी, जो कुछ विद्यालयों की मरम्मत की गई है, कुछ नए विद्यालय खोल दिए गए हैं, और उन विद्यालयों में जो है टीचर्स को अपॉइंट किया गया है, प्रत्येक विषय से संबंधित टीचर्स को अपॉइंट किया गया है। वो आपका जो भवन थे उन भवन को भी जो है बढ़ाया गया है, जितने वहां पर संख्या थी बच्चों की उसके अकॉर्डिंग वहां कमरों को बनाया गया है, स्टाफ रूम अलग हो गया, क्लासरूम अलग हो गया, प्रयोगशाला अलग हो गई, खेल के मैदान अलग हो गया, आपकी लाइब्रेरी अलग हो गई, यानी कि उसमें बहुत सारी प्रगति वहां पर की गई है ना। अगर हम बात करते हैं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में क्या प्रगति हुई है, तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारी बहुत जो है प्रगति हुई है, क्योंकि देखिए आपका वुड डिस्पैच के बाद में तो हमारे जो उन्होंने सुझाव दिए हैं 1854 में वुड डिस्पैच आया था, तो आपके 56, 57, 58 है ना कि इसमें आपके 3 बंबई, कलकत्ता, मद्रास, इनमें तो आपके विश्वविद्यालय बन ही गए थे। उसके बाद में 2 विश्वविद्यालय और बने थे आपका, जैसे इलाहाबाद का हो गया, जैसे आपका लखनऊ का विश्वविद्यालय हो गया आपका, है ना। कुछ इस तरह से विश्वविद्यालय उन्होंने बनाए हुए थे। लेकिन उसके बाद में जो हंटर कमीशन आया है आपका 1882 में, या हाँ उसके बाद उन्होंने जो इसके बारे में बताया कि इनकी स्थिति जो है ज्यादा बढ़िया नहीं है, यानी कि विश्वविद्यालयों को खोलने के जो है प्रयास जो है पूरे नहीं किए गए हैं, या अगर किए भी गए हैं तो मानकों को वहां पर पूरा नहीं किया गया है। तो इस प्रकार से विश्वविद्यालयों की प्रगति जो है बहुत कम थी। और लेकिन महाविद्यालय हमारे जो थे, डिग्री कॉलेज हमारे जो थे वो निरंतर जो है बढ़ते जा रहे थे। तो लगभग 185 हमारे महाविद्यालय डिग्री कॉलेज हो गए थे, और सिर्फ मुश्किल से 5 विश्वविद्यालय थे। तो सारा का सारा कार्यभार जो था वो सारा का सारा उन 5 विश्वविद्यालयों पर ही रखा गया है। जिससे क्या हुआ, जिससे में लाभ कम हुआ, हानि ज्यादा हुई, क्योंकि संख्या तो बढ़ती आ रही है, क्वालिटी मेंटेन नहीं हो रही है। वो सारे 5 विश्वविद्यालय 185 विश्वविद्यालयों को किस प्रकार से देख सकते थे, अगर हम एक 40 और 35 के बीच का रेशो लें तो मुश्किल से
37-38 महाविद्यालय जो है एक विश्वविद्यालय के ऊपर आ रहे थे। तो इतनों का कार्यभार देखना, उनका शिक्षण कार्य भी देखना, उनका फिर आपका परीक्षा प्रणाली भी देखनी, उनको अंक तालिका प्रोवाइड करानी, उनका प्रशासन भी देखना, बहुत कुछ कार्य होता है। तो उसमें वो विलंब हो रहा था, है ना। तो देखते हैं आगे इसमें कि कैसे क्या क्या प्रोग्रेस हुई। तो उस पर फिर आपका 1916 से लेकर के 1920 तक जो है फिर नए 7 विश्वविद्यालय बनाए गए हैं, जिन्होंने फिर आपका शिक्षण कार्य भी किया है, एफिलिएशन का कार्य भी किया है, या जो और हमारे विश्वविद्यालय थे 5 में, उनका बर्डन जो है उनके ऊपर आ जाता है, उनका बर्डन जो है कम हो जाता है। जैसे हम देखते हैं इसमें 1916 में मैसूर यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। 1916 में मैसूर यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। 1917 में आपका पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई और 1917 में ही आपकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की गई। 1918 में आपका उस्मानिया यूनिवर्सिटी जो है आपकी दक्षिण में है, वो ऑर्गेनाइज की गई, उसको एस्टेब्लिश किया गया। फिर आपकी 1919 में ढाका यूनिवर्सिटी, जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी थी, ढाका यूनिवर्सिटी के नाम से स्थापित की गई है। आपका 1920 में जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो स्थापित की गई है, एस्टेब्लिश किया गया इसको। और 1920 में ही फिर आपका लखनऊ विश्वविद्यालय जो है वो स्थापित किया गया है। तो इस प्रकार से 7 नए विश्वविद्यालय जो है वो खोले गए हैं, जिनमें से ये 7 जो है आपके अलग अलग काम करते हैं। कुछ विश्वविद्यालय जो है उनमें शिक्षण कार्य भी होता है, वो एफिलिएशन का कार्य भी करते थे। कुछ विश्वविद्यालय जो है सिर्फ एफिलिएशन का ही काम करते थे और कुछ विश्वविद्यालय जो है वो शिक्षण का ही काम करते थे, वहां पर शिक्षण कार्य ही चलता था। तो इस प्रकार से हम अगर देखें तो सन 1904 के विश्वविद्यालय अधिनियम से कॉलेज मान्यता के जो नियम कठोर हो गए थे, उनमें कॉलेजों की संख्या मुश्किल से 145 से घट करके 138 रह गई थी। लेकिन छात्रों की जो संख्या निरंतर बढ़ रही थी, तो 1931 के बाद जो है फिर महाविद्यालयों की संख्या जो बढ़ गई है और बढ़ करके वो 207 महाविद्यालय या डिग्री कॉलेज भी बढ़ गए हैं। वहां पर 7 विश्वविद्यालय खोल दिए गए हैं और 138 जो महाविद्यालय रह गए थे, कुछ को रद्द कर दिया गया था, उनको बंद कर दिया गया था क्योंकि वहां पर क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पा रही थी। और उसके बाद में 207 महाविद्यालय यहाँ पर बन गए हैं। तो इस प्रकार से हमारी जो सामान्य शिक्षण संस्थाओं की प्रगति है या राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की जो प्रगति है 1905 से लेकर के 1921 तक का जो हमारा एक काल था, एक पीरियड था, उसमें किस प्रकार से प्रगति हुई है, किन किन स्थानों पर प्रगति हुई है या देशव्यापी पूरी प्रगति हुई है, उसके बारे में हमने अध्ययन किया है।